यस। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे बोलो कि मैं कहता हूं इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी। तो इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी में मुझे बोलो, सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है और इंडियन पिनल कोड सब्सटैंटिव लॉ हम कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज सीआरपीसी में हम कहते हैं कोई भी क्राइम जब होता है तो उस क्राइम को लेकर हम कहते हैं जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस को लेकर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इसकी जो कार्यवाही है, प्रोसीजर है, ये सीआरपीसी के तहत होती है। बट भाई, ऑफेंस किसे माना जाएगा, वो कौन सा एक्ट और ओमिशन है जिसे ऑफेंस माना जाएगा, ये कहां पे डिफाइन किया है? ये सीआरपीसी डिफाइन नहीं करता है, ये आईपीसी डिफाइन करता है। इंडियन पिनल कोड को लेकर जब मैं कहता हूं, डेफिनेटली आपके पास नोट्स है, ये मैं आशा रखता हूं। आईपीसी हल से डिफाइंस acts that are offenses मैंने मोबाइल तो बंद कर दिया, अभी इको नहीं होना चाहिए। आईपीसी डिफाइंस एक्ट्स दैट आर ऑफेंसेस एंड levies punishment for those offenses। तो आपको समझना क्या है, हम जब सीआरपीसी के अंदर कोई भी ऑफेंस की बात करते हैं, ये ऑफेंस जनरली कहां पे डिफाइंड है? आईपीसी। सीआरपीसी में हम कहते हैं ऑफेंस बनने के लिए क्या जरूरी है? मेंस रिया जरूरी है। सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं, मेंस रिया है तो ऑफेंस होगा, ऑफेंस है तो कंप्लेंट होगा, कंप्लेंट है तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी है तो इन्वेस्टिगेशन होगा फर्दर। इंक्वायरी में जो भी जिस पर भी शक होगा उसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा तो ट्रायल होगा, ट्रायल कोर्ट के अंदर होगा और उसके बाद गिल्टी या नॉट गिल्टी ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। और इस कोर्ट ऑफ लॉ के बाद जो गिल्टी नॉट गिल्टी होने के बाद पनिशमेंट देना है कि नहीं देना है, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। अगर पनिशमेंट गिल्टी है तो मिलेगा। मतलब अगर आप मुझे पूछोगे तो इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे चार्ट में मेंस रिया एंड ऑफेंस, इसका डिस्कशन इंडियन पिनल कोड में दिया। कंप्लेंट से लेकर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल तक का पूरा डिस्कशन गिल्टी, ये सीआरपीसी में दिया है। एंड अगेन पनिशमेंट जो दिया है वो इंडियन पिनल कोड में दिया है। और इसलिए हम कहते हैं इंडियन पिनल कोड इज अ सब्सटेंटिव लॉ वेयर एज सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ। स्पेसिफिकली इंडियन पिनल कोड ये उन ऑफेंसेस को लेकर है जो सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाएंगे। यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड सिलेबस आल्सो। ओल्ड सिलेबस में भी सीआरपीसी है, सबके लिए है। जो भी ये टॉपिक है सीआरपीसी, ये न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस दोनों में है। तो मुझे बोलो, इंडियन पिनल कोड का ये पॉइंट सबको अगर क्लियर है तो मैं इंडियन पिनल कोड, हमारा आज के मैराथन का फर्स्ट पार्ट डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। एक बार सब लोग जोर से मतलब कमेंट करो जेएमडी, जय माता दी, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, कमेंट करो। भाई देखने दो ना आप लोग कितने एक्टिव हो, आप लोग भी कितने आतुर हो। हम सब ये सेशन जब शुरुआत कर रहे हैं, आपका भी अलर्टनेस जरूरी है ना सबका। ओके, तो सब लोग अब अलर्ट हो चुके हैं। इंडियन पिनल कोड का डिस्कशन में स्टार्ट करता हूं। देखो दोस्तों, आपको जो नोट्स दिए उस नोट्स को ही हम रेफर करेंगे। आई प्रिज्यूम नोट्स सबके पास है, नोट्स इस लिंक के अंदर भी है। आपने वो नोट्स डाउनलोड किए होंगे, प्रिंट निकाल लिए होंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। इस इंडियन पिनल कोड के अंदर दोस्तों हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है जुरिसडिक्शन का करेंगे। बिफोर आई गो टू दैट जुरिसडिक्शन पार्ट, मैंने इंडियन पिनल कोड का ऑब्जेक्टिव बता दिया है। आपको ये पता है कि इंडियन पिनल कोड के अंदर जब किसी व्यक्ति को लायबल करना होता है तो क्रिमिनल रॉन्ग होता है, जब वो मोर सीरियस होता है तो आईपीसी के तहत ऑफेंस होगा, और अगर वो लेस सीरियस है तो वो सिविल रॉन्ग होता है, टॉर्शियस एक्ट होता है। हम जब इंडियन पिनल कोड के स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको, आप आपके नोट्स में
इंडियन पिनल कोड का ये स्कोप एक चार्ट के पैटर्न में मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं आपको। इसके बाद कभी भी जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड को लेकर कोई भी सवाल आएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो रिक्वेस्ट आपकी नोटबुक में वहां पे ड्रॉ करो जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें एक सेक्शन जो है सेक्शन 1 वो तो कहता है होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबिलिटी जो है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट J&K, ये तो सिंपल है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट इसके अलावा यस फर्स्ट पार्ट में हो चुका है, सीआरपीसी हो चुका है, टॉड भी हो चुका है पुनीत। अब इस जुरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी को हम नीचे आगे 3 एरोज में डिफाइन करेंगे। मैं एक एक करके एक एरो इसमें करूंगा। फर्स्ट एरो के अंदर आप लिखोगे आपके नोट्स में, जिसे हम कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल। क्या कहते हैं? इंट्रा टेरिटोरियल, और इसका सेक्शन है सेक्शन 2। तो सेकेंड एरो में क्या आएगा, जस्ट बोलो मुझे, कमेंट करो। कोई तो लिख रहे हो तो अच्छी बात है, बट कमेंट कर देना। हाँ भाई, अभी भी लिखना पड़ेगा साकेत, प्लीज ऐसे सवाल मैराथन में मत करो बेटा, बिकॉज अभी भी इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, उसके बाद थर्ड एरो में क्या लिखना पड़ेगा, बोलो? एक्सपांड्स ऑन सेक्शन 3, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, और इसका सेक्शन है सेक्शन 4। दोस्तों पहले हम लोग ये सेक्शन 2, 3, 4 को समझते हैं। जब मैं कहता हूं इंट्रा टेरिटोरियल, अगेन ध्यान रखना, ये जो मैं चार्ट ड्रॉ करके रह रहा हूं, अगेन मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको कोई भी जुरिसडिक्शन को लेकर सवाल आएगा, आप ये चार्ट आंखों के सामने लेके आना, आपको आंसर मिल जाएगा कि वो इंट्रा टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, या फिर एक्सटेंशन टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सेक्शन 4 है। पहले हम इंट्रा टेरिटोरियल में जाते हैं। जब मैं इंट्रा टेरिटोरियल कहता हूं, कुछ कुछ शब्द है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वैसे ही लिखना है। इंट्रा टेरिटोरियल के नीचे मैं सिंगल एरो ड्रॉ करके वहां पर लिखूंगा, सबसे पहले क्राइम कमिटेड, क्राइम कमिटेड विद इन, या मैं क्राइम कमिटेड पहले लिखूंगा, क्राइम कमिटेड पॉइंट नंबर 2 बाय एवरी पर्सन। मैं कौन सा वर्ड लिख रहा हूं, बाय एवरी पर्सन। एवरी पर्सन जब लिखा है तो ब्रैकेट में लिखूंगा वहां पर इंडियन नेशनल और फॉरेनर, और फॉरेनर बाय एवरी पर्सन। जब मैं कहता हूं बाय एवरी पर्सन, इंडियन नेशनल और फॉरेनर, रखना क्राइम कमिटेड बाय एवरी पर्सन, और फिर उसके नीचे मैं क्लॉज नंबर ए में लिखूंगा वहां पर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और बी में लिखेंगे विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। और सी में लिखेंगे ऑन एनी शिप ऑब्लिक aircraft either owned by India oblique registered। ये इसका चार्ट ड्रॉ करना इसलिए जरूरी है ताकि ये जुरिसडिक्शन का पार्ट क्लियर हो। हर जगह चार्ट नहीं होगा, जहां पे ऑलरेडी नोट्स दिया हम नोट्स को ही रेफर करेंगे, बट इसका चार्ट मैं ड्रॉ करके दे रहा हूं जानबूझकर, इन इंडिया। तो जब मैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहता हूं, 1 by 1 हम कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल में क्या क्या आएगा, द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड, मतलब द ऑफेंस मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय एनी पर्सन। कह रहा हूं कि एनी पर्सन, कह रहा हूं कि एवरी पर्सन, हम कहते हैं क्राइम कमिटेड बाय एवरी पर्सन।
यही आपको समझना है। इंट्रा टेरिटरी में वो कहते हैं एवरी पर्सन, वेराज एक्सटेंशन में या एक्स्ट्रा टेरिटरी में कहते हैं वहां पर हम देखेंगे एनी पर्सन। फर्क 19-20 का है, बट यू मस्ट नो एवरी पर्सन में इंडियन नेशनल और फॉरेनर आता है। एक कहता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है तो इंट्रा टेरिटरी है, विद इन द टेरिटरी ऑफ वाटर्स ऑफ इंडिया है तो भी इंट्रा टेरिटरी है, या फिर ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इन इंडिया और इंडिया के अंदर है तो भी इंट्रा टेरिटरी है। इंडिया के अंदर है, शिप और एयरक्राफ्ट के ऊपर हुआ तो भी इंट्रा टेरिटरी है। तो अगर मैं सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटरी के इन तीनों एलिमेंट्स को जोड़ दूं, हम कहते हैं जो इंडियन टेरिटरी में हुआ है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में हुआ है, ये इंडियन शिप और एयरक्राफ्ट पर हुआ है, वो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आएगा। तो इसका एग्जांपल अगर मुझे डिस्कस करना है, पहले सेक्शन 2 का इंट्रा टेरिटोरियल का विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया का ध्यान रखना, इसका एक एग्जांपल है जो मैं कहता हूं। मान लो जो हम एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका डिस्कशन करते हैं। एक बंदा कराची में है, कराची पाकिस्तान में, और वहां से वो मुंबई के एक पर्सन को क्या करता है, कुछ लेटर भेजता है और अपने पास काफी सस्ते दाम में, मतलब उसके पास काफी सस्ते दाम में गारमेंट्स और कपड़ा अवेलेबल है, ये उस लेटर में इन्फॉर्म करता है। मुंबई का ये पर्सन जब देखता है कि कपड़ा काफी सस्ते दाम में मिल रहा है कराची से, तो ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करता है। वो कराची का बंदा उससे कुछ पैसे डिमांड करता है। अब वो बंदा कराची में बैठा है, ये मुंबई में बैठा है, ये पैसा उस कराची वाले बंदे के एजेंट को जो मुंबई में है, उस एजेंट को पैसे दे देता है। बाद में कराची से उस पर्सन के गारमेंट्स और माल आता ही नहीं है। अब ये मुंबई वाला बंदा उस कराची वाले बंदे पर आईपीसी के तहत केस करना चाहता है ऑफेंस का। तो वो कराची वाला बंदा कहता है मैं तो कराची में हूं, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के तहत मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो द लॉ सेज अगर हम इंट्रा टेरिटोरियल की बात करें, क्राइम कमिटेड बाय एवरी पर्सन, फॉरेनर, वो कराची पाकिस्तानी सिटीजन भी है वो पर्सन, तो भी वो उसमें आएगा। और अगर वो वहां से लेटर के थ्रू इंडिया में इन्फॉर्म करता है, तो वो जो कम्युनिकेशन हुआ है उस कम्युनिकेशन को हम मानेंगे कि वो ऑफेंस इंडिया में हुआ है, बिकॉज पैसा उसके एजेंट को दिया गया था इंडिया में, इंडियन एजेंट को पैसा दिया गया था, तो उसको विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया माना जाएगा। ये क्लॉज ए में आया। क्लॉज ए का एग्जाम्पल सबको क्लियर है तो थम्स अप करो क्विकली। वेट करो। भले वो कराची वाला बंदा पाकिस्तानी सिटीजन था, बट उसको भी सेक्शन 2 के तहत इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में लायबल किया जाएगा, सेक्शन 2 के तहत। अगर सबको क्लियर है क्लॉज ए, तो क्लॉज बी में जाते हैं जो लिखा है विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल, विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखना, एक बंदा स्विट्जरलैंड का जो इकोनॉमिक कैपिटल है, जैसे हमारा इकोनॉमिक कैपिटल इंडिया का मुंबई है, वैसे स्विट्जरलैंड का इकोनॉमिक कैपिटल जूरिच है। एक बंदा जूरिच से एक स्विस प्लेन के तहत, स्विस प्लेन में बैठ के निकलता है मनीला के लिए, मनीला फिलीपींस के अंदर है। वो स्विस प्लेन इंडिया में आता है, मुंबई पर हॉल्ट करता है और मुंबई से अगेन मनीला जा रहा है। अब ये बंदा जब स्विस प्लेन में बैठा हुआ है, इसके पास 34 केजीज गोल्ड है, और जब वो मुंबई पर प्लेन रुका हुआ है, उस वक्त कस्टम्स वाले जब उसकी सर्च करते हैं तो उन्हें 34 केजी गोल्ड मिलता है। अब उसे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत उसको कस्टडी में लिया जाता है। वो कहता है भाई मैं तो आपके देश में आ भी नहीं रहा हूं, मैं तो स्विट्जरलैंड का नागरिक हूं, स्विस प्लेन में हूं और मैं जा रहा हूं मनीला। तो लॉ कहता है भैया सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहता है अगर विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो प्लेन अब इंडिया के अंदर है, विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, तो ऐसे केस में तुम्हें लायबल किया जा सकता है इंडियन पिनल कोड के तहत, और उन्होंने उसे लायबल किया। हालांकि ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 की बात है, बट हुआ है, तो वो केस यहां पर लागू होता है। अरे बोलो भाई विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, प्लेन कौन सा था? स्विस प्लेन था, जूरिच से निकला था मनीला के लिए, बट सिर्फ क्योंकि वो मुंबई रुका था तो वो विद इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया माना गया। अगर बी एग्जांपल समझा है तो इस बार ओके लिखो, तो मैं सी में जाता हूं। ध्यान रखना हर एक पॉइंट का एग्जांपल दिमाग में रखोगे ना तो आप वो कंसेप्ट लिख पाओगे एग्जाम में। सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ओके लिखो इस बार। यस, तो अब आगे दिया है ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट आइदर ओन्ड बाय इंडिया और रजिस्टर्ड इंडिया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शिप मुंबई के डॉक पर खड़ा था,
मुंबई के एक डॉक यार्ड पर वो शिप खड़ा था और एक फॉरेनर उस शिप पर जब चढ़ता है और उस शिप के ऊपर जाके कुछ अननेचुरल ऑफेंस करता है, अननेचुरल ऑफेंस। अब अननेचुरल ऑफेंस करता है तो उस फॉरेनर को पकड़ा जाता है। फॉरेनर को पकड़ने के कारण वो जब कहता है कि भाई ये जो ऑफेंस है ये मेरे देश में जहां पे मैं रहता हूं वहां पर तो ये एक्ट ऑफेंस नहीं है, तो मुझे क्या पता ये आपके देश में ऑफेंस है। तो वो कहते हैं भैया तुमने जो ऑफेंस किया है, एक तो वो इंडियन टेरिटरी पे किया, वो भी वो कहता है मैं इंडियन टेरिटरी में मैं शिप पे हूं, तो शिप और एयरक्राफ्ट क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड था और वो इंडिया के अंदर है, उसको भी इंट्रा टेरिटरी माना जाएगा और उस फॉरनर को उस अननेचुरल ऑफेंस के लिए सेक्शन 2 के तहत लायबल किया जाएगा। ये हुआ सेक्शन 2 के इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का एबीसी तीनों का एक एक एग्जांपल। आई होप इट इज क्लियर। बट सर आपने जब कहा यहां पर इस फॉरेनर का, वो फॉरेनर का कहना था कि हमारे देश में ये एक्ट ऑफेंस नहीं है तो मैं लायबल नहीं हूं, यहां पर सेक्शन 2 एक क्लैरिफिकेशन देता है और वहां पर आप नीचे नोट लिखना, सी के नीचे नोट लिखना, फॉरेनर कैन नॉट डिफेंड that he did not know that he was committing a wrong. He was committing a wrong. मैं jurisdiction of Indian Penal Code के पहले पार्ट पर हूं, सेक्शन 2 के, जिसको हम कहते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मैं सिर्फ इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन अभी समझा रहा हूं। यहाँ पे जो लिखा है फॉरेनर कैन नॉट डिफेंड दैट ही डिड नॉट नो दैट ही वाज कमिटिंग अ रॉन्ग, वो डिफेंड नहीं कर सकता भैया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यस साकेत, यू आर राइट बेटा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये अगर नोट आपको क्लियर है तो फिर सर आपने कहा इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में, सर आपने कहा एवरी पर्सन, सर आपने कहा एवरी पर्सन, बट यही सेक्शन 2 के अंदर उन्होंने कुछ एग्जम्पशन भी रखे, मतलब जिनको एग्जाम किया है वो एवरी पर्सन में आएंगे नहीं। एग्जम्पशन फ्रॉम सेक्शन 2 इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंदर से किसको एग्जाम किया है, तो लॉजिक क्या है, व्हाट इज लॉजिक भैया, इन लोगों को एग्जाम क्यों किया, बिकॉज इनको स्पेशल प्रिविलेजेस है, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस है और इनका एग्जाम्पशन ये सबको पता है बिकॉज यू आर इन अ मैराथन, आई नो, बट फिर भी ये चार्ट का हिस्सा इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। एग्जाम्पशंस में नंबर 1 ए आता है प्रेसिडेंट ऑब्लिक गवर्नर ऑफ अ स्टेट। कोई मुझे बोलेगा कमेंट करके कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम इंडियन पिनल कोड के तहत लायबल क्यों नहीं करते। जस्ट आई वांट टू सी योर जनरल नॉलेज जीके। प्रेसिडेंट और गवर्नर को सेक्शन 2 के तहत भले उन्होंने कोई ऑफेंस किया होगा उनको आईपीसी के तहत लायबल नहीं करते, क्यों क्यों लायबल नहीं करते प्रेसिडेंट और गवर्नर को। आईपीसी चैप्टर इंडियन पिनल कोड, समाइरा मेहरा इंडियन पिनल कोड का चैप्टर है। मेरा सवाल सबने सुन लिया है तो मेरा सवाल का जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, प्रेसिडेंट और गवर्नर को लायबल क्यों नहीं करते। अरे गधू आपका जवाब आया तो मैं आगे लिख लेता हूं, फॉरेन पोजीशन वैकेंट हो जाएगी। नहीं रे आदित्य, लॉ वही बनाते। अरे नहीं रे बाबा, ऐसे क्या करते हो, आपका जनरल नॉलेज, हे भगवान। अरे दोस्तों, प्रेसिडेंट और गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट किया था। किसके तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और गवर्नर ने कोई ऑफेंस किया तो उन पर कार्रवाई होती है, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर पर कोई और कानून लागू नहीं होता है, आर्टिकल 361 के तहत उन पर कार्रवाई होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है उनका कि उनके खिलाफ आईपीसी का मुकदमा नहीं चलेगा। दे आर द फर्स्ट सिटीजंस ऑफ द कंट्री और स्टेट। अरे बोलो भाई, अगर मैंने जो बताया है वो समझा है तो थम्स अप करो, आपके रीजन मत लिखो। आप मैंने समझा है तो थम्स अप करो, मैंने जो समझा है। जब मैं फॉरेन सोवरेन्स कहता हूं तो वहां पे आता है फॉरेन सोवरेन्स मतलब फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन सोवरेन्स मतलब फॉरेन गवर्नमेंट, समझना, फॉरेन गवर्नमेंट। अब इसका एग्जांपल क्या है, सर चाइना ने लद्दाख के अंदर गलवान वैली में अतिक्रमण किया, एनक्रोचमेंट किया, इंडियन टेरिटरी में घुस गया, तो क्या अब चाइना उस कंट्री के खिलाफ इंडियन पिनल कोड के तहत
केस चलेगा कोर्ट में? नहीं भाई, चाइना इज अ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन सोवरेन्स को एक कानून है जो सारे देशों ने माना हुआ है, और वो है फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटी एक्ट। कौन सा एक्ट? फॉरेन सोवरेन इम्यूनिटी एक्ट। तो जो फॉरेन सोवरेन मतलब फॉरेन गवर्नमेंट्स है, उन पर आईपीसी का सेक्शन 2 इंटर टेरिटोरियल लागू नहीं होता है। इवन दो चाइना इंडिया के अंदर घुस गया, इंडियन टेरिटरी में घुस गया, बट फिर भी उनके खिलाफ आईपीसी पर केस होगा नहीं। अगर क्लियर है तो इस बार एक अच्छा सा स्माइली भेजो, फॉरेन सोवरेन समझा तो। फिर मैं लिखता हूं फॉरेन डिप्लोमैट्स ऑब्लिक एम्बेसडर्स। देखो फॉरेन सोवरेन अलग है और फॉरेन डिप्लोमैट्स एम्बेसडर्स मतलब क्या? ये जो वीजा आपको इशू करते हैं ना यूएस एम्बेसी में, हम कहते हैं, या यूके एम्बेसी में जो वीजा देते हैं, वहां पे फॉरेन डिप्लोमैट, फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं उस देश के, भले वो इंडिया में है। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है, दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो उन पर कोई इंडियन पीनल कोड का केस नहीं चलेगा। अगर उन्होंने कोई ऑफेंस किया तो उन्हें अपने देश में भेजा जाता है और वहां पे मुकदमा चलता है। फॉरेन डिप्लोमैट्स, फॉरेन एम्बेसडर्स। देन डी में हम कहते हैं फॉरेन आर्मी। बट भाई कौन सी फॉरेन आर्मी? जो फॉरेन आर्मी में तो कोई भी फॉरेन आर्मी इंडिया में आएगी और बोलेगी ऐसा नहीं, हमारे ऊपर ऑफिस नहीं चल सकता। भैया वो फॉरेन आर्मी जो इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन से इंडिया में आई है, हम कहते हैं ना मिलकर जॉइंट अभ्यास करते हैं, इंडिया की और रशिया की आर्मी ने मिलकर जॉइंट अभ्यास किया, तो वो फॉरेन आर्मी अगर इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन से इंडिया में है और उस फॉरेन आर्मी के किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, तो उनको सेक्शन 2 के तहत लायबल नहीं किया जाएगा। इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, यहां पर जुरिडिक्शन का फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 2 इंटर टेरिटोरियल खत्म हुआ। अगर कल को शॉर्ट नोट आता है इंटर टेरिटोरियल का, तो कैसे लिखना है वो भी मैंने इस चार्ट के अंदर आपको बता दिया है। आई होप सेक्शन 2 सबको क्लियर है। अगर सेक्शन 2 क्लियर है तो इस बार ओके लिखो, तो मैं सेक्शन 3 में जाता हूं। भाई मैं बीच में आपको ऐसा सवाल करते रहूंगा ताकि मुझे देखना है कितने लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब सेक्शन 3 में आता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। जब मैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहता हूं सेक्शन 3, तो आपको समझना है सेक्शन 3 में हम अगेन वो पॉइंट लिखेंगे, क्राइम कमिटेड, crime committed outside the territory of India, outside the territory of India, crime committed outside the territory of India। पॉइंट नंबर बी में लिखेंगे उधर 2 में, by an Indian national, by an Indian national। सेक्शन 2 में क्या था? एवरी पर्सन। सेक्शन 3 में क्या है? by an Indian national, बाय एन इंडियन नेशनल। तो उसका अगर एग्जाम्पल मुझे देना है, एग्जाम्पल मैं कहूंगा एन इंडियन मर्डर्ड बाय अनदर इंडियन। हर एक एलिमेंट का जब एग्जाम्पल हम वहां पर देखते हैं, उस एग्जाम्पल जो कंसेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, इन अ फॉरेन कंट्री, डेफिनेटली इन फॉरेन कंट्री। बहुत सिंपल है, सेक्शन 3 हो गया। सेक्शन 3 इतना ही है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो कहता है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑफेंस हुआ है और किसने किया है? इंडियन नेशनल ने किया, खत्म। इंडियन नेशनल ने ऑफेंस किया है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किया है, एन इंडियन मर्डर्ड बाय अनदर इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, तो वहां पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आता है। सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 4 जिसको हम कहते हैं, सेक्शन 4 आपको सेक्शन 3 पर क्लैरिटी देगा। सेक्शन 4 जिसको हम कहते हैं expands on सेक्शन 3, और वहां पर हम कहते हैं सेक्शन 4 के अंदर फर्स्ट इंडियन या इंडियंस फॉर एनी ऑफ दी ऑफेंसेस या ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया। मैं कहता हूं आप लोग सिर्फ मेरे साथ अंत तक रहो, इतना मजा आएगा। आज एंड ऑफ द डे आप बोलोगे सर इतनी पढ़ाई हो गई जो हम 4-5 दिन में नहीं कर सकते, वो हमने 1 दिन में कर दी। बस मेरे साथ बने रहो, चिपके रहो और अलर्ट रहो। जब भी मैं सवाल पूछूं तो जवाब जरूर दो। एक्सपांड्स ऑन सेक्शन 3,
एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटरी का फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इंडियंस फॉर एनी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया। अगर किसी भी भारतीय ने इंडिया के बाहर आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस किया है तो वहां पर भी हम सेक्शन 4 का एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो फिर एक सवाल स्टूडेंट पूछते हैं, सर सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 की इस पॉइंट में फर्क क्या है? भाई सेक्शन 3 में मैंने बताया था एक इंडियन ने दूसरे इंडियन के खिलाफ, एक इंडियन ने दूसरे इंडियन का मर्डर किया। यहां पर मैं कह रहा हूं एक इंडियन ने फॉरेन कंट्री में किसी फॉरेनर का मर्डर किया, वहां के कोर्ट में तो केस चलेगा, बट वहां के कोर्ट के बाद अगर इंडिया में उसे भेजा जाता है तो इंडिया में भी केस चल सकता है अंडर एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3, दैट इज सेक्शन 4, इंडियंस फॉर एनी ऑफ द ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया। नंबर 2, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। आज के साइबर युग में ये बड़ा कठिन हो रहा है ऐसे लोगों को पकड़ने में, फॉर टारगेटिंग। उस कंट्री में भी होगा रे बेटा निष्ठा, उस कंट्री में पनिश होने के बाद इंडिया में उसको अगर भेजा गया तो इंडिया में भी पनिशमेंट होगा। उस कंट्री में मान लो 3 साल की सजा है, 3 साल की सजा काट के इंडिया में आया, बट इंडिया में उसी ऑफेंस के लिए अगर 8 साल है तो 5 साल इंडिया में भी गुजारने पड़ेंगे। समझा निष्ठा? ओके बोलो ओके। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया फॉर टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। मतलब क्या? मतलब क्या? कोई बोलेगा विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया फॉर टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। अरे दोस्तों मतलब क्या बोलो? अरे हम इसको कहते हैं हैकिंग। अरे भाई चाइना में बैठकर, पाकिस्तान में बैठ के किसी बंदे ने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट के किसी वेबसाइट से, डिफेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट से या पीएमओ के ऑफिस से कोई डाटा चुराने की कोशिश की, कोई इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की, वहां पे कंप्यूटर का जो सर्वर था उसको हैक करके उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, तो उसको हम यहां पर सेक्शन 4 के एक्सटेंशन के अंदर लागू करते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हम कह रहे हैं एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो इसका एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? हैकिंग। एंड नंबर 3, any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शब्द भूलना नहीं, wherever it may be। सर सेक्शन 2 में भी शिप और एयरक्राफ्ट था, वो इंडिया में था, रजिस्टर्ड इंडिया में था और इंडिया में था। ये शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया बट वेयर इट में भी बने इंडिया के बाहर हो तो एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 4, सॉरी एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 3, ये आप आएगा सेक्शन 4 में। एंड देन पॉइंट नंबर 4, ऑफेंसेस कमिटेड। ये पॉइंट नंबर 4 अगेन स्टूडेंट को देखता नहीं है, ऑफेंसेस कमिटेड ऑन land, high seas and air by Indian nationals or other। यार भाई आई नो इट्स मैराथन, बट जहां पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको लेके कंप्लीट क्लैरिटी होना चाहिए, मैं वहां पर आपको इसलिए चार्ट दे रहा हूं ताकि आज के बाद आप फिर से ये ना बोलो कि सर जुरिडिक्शन का पार्ट समझना नहीं। तो दोस्तों इसलिए जहां पर वो पार्ट सिंपल होगा हम फटाफट डिस्कस करके आगे बढ़ने वाले, हर एक चीज लिख नहीं दे रहा हूं मैं, समझना। ऑफेंसेस कमिटेड ऑन लैंड, हाई सीज एंड एयर बाय इंडियन नेशनल्स और अदर, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे अ शिप इन द हाई सीज। हाई सीज मतलब समुद्र का वो हिस्सा किसी एक देश के अंडर नहीं आता है, उसको हम हाई सीज कहते हैं। इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्लोटिंग आइलैंड। क्योंकि वो शिप हाई सीज में है उसको फ्लोटिंग आइलैंड माना जाएगा, और क्योंकि उस शिप पर आइलैंड बिलोंगिंग टू द नेशन
belonging to the nation whose flag the ship carries, the ship flies। क्योंकि उस शिप के ऊपर जिस देश का झंडा है वो हाइसीज में है, तो हाइसीज वो हिस्सा है समुद्र का जो किसी एक देश का उस पर अधिकार नहीं होता है, बट शिप पर जिस देश का झंडा है वो उस देश का एरिया माना जाएगा। इसलिए हम उस शिप के पार्ट को भी, उस शिप पर कोई ऑफेंस हुआ है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के एक्सटेंशन लेंगे अगर वो शिप इंडिया की है तो। शिप इन द हाई सीज टू बी फ्लोटिंग आइलैंड बिलोंगिंग टू नेशन हुज फ्लैग द शिप फ्लाइज। और इस अधिकार को हम कहते हैं, वहां पर कहेंगे वेदर द शिप इज इन हाई सीज और रिवर्स मूविंग है या फिर स्टेशनरी, शिप खड़ी है या शिप समुद्र में चल रही, फर्क नहीं पड़ता। उस केस में हम सेक्शन 4 का एप्लीकेबिलिटी जो कहते हैं उसे कहते हैं एडमरल्टी। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, एडमरल्टी जुरिसडिक्शन। एडमरल्टी जुरिसडिक्शन क्या कहते हैं उसे, एडमरल्टी जुरिसडिक्शन। एडमरल्टी जुरिसडिक्शन अगर कई बार एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एडमरल्टी जुरिसडिक्शन, तो आपको पूरा जुरिसडिक्शन लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये पॉइंट नंबर 4 लिखना है जो मैंने लिखा है। ये जो पॉइंट नंबर 4 है ना, सिर्फ इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है, एडमरल्टी जुरिसडिक्शन। अब इस एडमरल्टी का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है एडमरल्टी जुरिसडिक्शन, तो एडमरल्टी का मीनिंग में लिख रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, जिसे हम कहते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ ओवर केसेस कंसर्निंग ships or the sea and other navigable waters। भैया समंदर का वो हिस्सा, शिप या समंदर का वो हिस्सा जहां पे कोर्ट का जुरिसडिक्शन लागू होगा उस देश का, जिस देश का झंडा उस शिप के ऊपर है, तो उस जुरिसडिक्शन को हम कहते हैं एडमरल्टी जुरिसडिक्शन। यहां पर सेक्शन 234 इज कंप्लीटेड। जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, डेफिनेटली एक सेक्शन 5 जो कहता है भैया आर्मी पर, सोल्जर्स पर, एक आर्म्ड फोर्सेस कानून है, आर्म्ड फोर्सेस, तो वहां पर इंडियन पिनल कोड का कोई ऑफेंस लगेगा नहीं। अगर आर्मी का कोई बंदा है तो उसके ऊपर आर्मी के तहत कार्रवाई होगी, वो हम डिस्कस नहीं करते। ये मेन पार्ट था सेक्शन 234। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है तो थम्स अप करो। एक बार ध्यान से देखो, मैं 30 सेकंड से 1 मिनट दे रहा हूं सेक्शन 234 को लेकर, जुरिसडिक्शन को लेकर। 234 में कोई डाउट है तो, अंडरस्टैंडिंग वाला डाउट है तो कमेंट करो, कोई नया क्वेरी क्रिएट मत करो। अगर समझा है तो थम्स अप करो क्विकली। मैं आगे बढ़ता हूं। एडमरल्टी वापस समझो। एडमरल्टी का मीनिंग लिख कर दिया मोनिका बेटा। एडमरल्टी क्या कहता है, जब क्रूज होता है ना, क्रूज मोनिका, क्रूज समंदर के अंदर हाई सीज में आता है। सिंगापुर जाओगे ना, सिंगापुर में क्रूज होता है, हाई सीज में आता है। हाई सीज मतलब समंदर का वो हिस्सा जो किसी एक देश के कंट्रोल में नहीं रहता है। तो क्रूज जब किसी एक देश का फ्लैग कैरी कर रहा है तो उस जगह को, भले वो हाई सीज में है, उसको भी वहां पर भी उस देश का कानून लागू होगा। मतलब इंडियन शिप है और वो हाई सीज में, क्योंकि इंडिया का फ्लैग है, भले वो वाटर इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स नहीं है, वो हाई सीज है, किसी एक देश के अंडर में आता है, बट उसको भी हम इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल करेंगे। इसको हम एडमरल्टी जुरिसडिक्शन कहते हैं। मोनिका बेटा समझा? मोनिका 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 लिख कर दिया बेटा सब कुछ? यस, ओके। तो दोस्तों अब मैं अगर फिर से आऊं इंडियन पिनल कोड के जो सबसे अहम कड़ी थी, जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब फटाफट हमारे पॉइंट्स भी स्टडी में आते हैं। हम जब डिस्कस करते हैं वहां पर एलिमेंट्स एंड स्टेज ऑफ क्राइम, वहां पर ABCDE लिखा है। इसमें आप देखना ए में लिखा है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या लिखा है? फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम मतलब क्या? हम कहते हैं भैया क्राइम के तहत किसी भी व्यक्ति को लायबल करने के लिए क्या जरूरी है। तो मैं अक्सर बच्चों को एक एक्रोनिम देता हूं, तो आपको भी दे रहा हूं, आप वहां पे लिख लेना। मैन, माई नहीं है, इसको मैं कह रहा हूं मैन।
आर इंटेलिजेंट। कुछ लोग तुरंत इस पर कमेंट करने वाले हैं, बट मैंने ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एम ए आई। तो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मैं कहता हूं HMAI, जिसमें कहता हूं भैया किसी भी व्यक्ति को क्राइम के तहत, किसी भी पर्सन को IPC के तहत लायबल करने के लिए वो व्यक्ति ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उसका मेंस रिया होना चाहिए, उसका एक एक्टस रियस होना चाहिए, और वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं, उस व्यक्ति की वजह से इंजुरी होना चाहिए। मतलब हम कहते हैं किसी भी पर्सन को क्राइम के लिए लायबल करना है, क्राइम कोई भी एक्ट, कोई भी उस व्यक्ति का कंडक्ट और बिहेवियर क्राइम कब माना जाएगा? जब वो ह्यूमन बीइंग ने किया है, उसका मेंस रिया था। मेंस रिया और एक्टस रियस में फर्क है। मेंस रिया साइकोलॉजिकल है, दिमाग में आता है। एक्टस रियस फिजिकल है, जो एक्शन वो करता है। मेंस रिया इल मोटिव, मोटिव उसका गलत है, बट मोटिव गलत होके चलता नहीं है, मोटिव के साथ साथ एक्शन भी होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने, ह्यूमन बीइंग ने मेंस रिया के साथ साथ एक्शन किया है, और उस एक्शन से इंजुरी हुआ है या इंजुरी होने की कोशिश हुई है। इंजुरी होना जरूरी नहीं है, इंजुरी की कोशिश भी हुई है, अटेम्प्ट भी हुआ है, तो भी हम मानेंगे उसे क्राइम हुआ है। अब ह्यूमन बीइंग जब कहता है तो वो अक्सर कहते हैं वहां पर कि भाई अगर एनिमल ने किया है तो एनिमल का जो ओनर है उसको लायबल किया जाएगा। कंपनी का जब सवाल आता है, कंपनी के केस में कंपनी के जो कौन डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, वो कंपनी के केस में लायबल होंगे। कंपनी पर्सन की डेफिनेशन में आती है, ह्यूमन बीइंग भले नहीं है बट कंपनी पर्सन है। तो कंपनी की तरफ से कोई एक्ट हुआ है, जैसे आपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा होगा, प्रोस्पेक्टस कंपनीज एक्ट में क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी। तो क्रिमिनल लायबिलिटी के तहत कंपनी को भी लायबल किया जा सकता है। कंपनी अपने आप को बचा नहीं सकती, बिकॉज एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो, जिसमें आपने पढ़ा होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो कंपनी के केस में अगर कंपनी के बिजनेस को लेकर है तो कंपनी के उन ऑफिसर इन डिफॉल्ट को लायबल किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के ऑप्शन के लिए, और फाइन के लिए डेफिनेटली कंपनी लायबल होगी। अरे बोलो भाई, मैंने जो बताया फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, अगर क्लियर है तो इस बार जेएमडी लिखो। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्लियर है तो जेएमडी लिखो। मैं आगे बढ़ता हूं क्विकली, वन बाय वन आगे बढ़ना है भाई, टाइम नहीं इतना। मैंने क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज भी बता दिया आपको। अरे यस और नो? अब हम आगे बढ़ते हैं और वहां पर दिया 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्राइम, जिसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। 4 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ क्राइम, जिसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम। इसका भी एक्रोनीम है। स्टेजेस ऑफ क्राइम को हम कहते हैं आई पा, इंडियन पा। पा मतलब क्या सबको पता है? इंडियन पा। इंडियन पा को हम अक्सर कहते हैं आई मतलब इंटेंशन। और ध्यान रखना, यहां पर जब मैं इंटेंशन कहता हूं दोस्तों प्लीज समझना, इंटेंशन एक फर्स्ट स्टेज है क्राइम के लिए। किसी भी व्यक्ति को क्राइम के लिए लायबल करना है तो उसका इंटेंशन देखा जाता है। फर्स्ट एलिमेंट इज इंटेंशन। क्राइम के लिए इंटेंशन होना जरूरी है, बिकॉज इंटेंशन होगा तो ही मेंस रिया है, और इंटेंशन होगा तो ही मोटिव आएगा। तो इंटेंशन के बाद आता है पी मतलब प्रिपरेशन। जब उसका मोटिव होता है उसके बाद वो प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए। प्रिपरेशन और इंटेंशन। अब ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। मेरा सवाल आप सबको है, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली स्टडीड। क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इंटेंशन होने पर, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ इंटेंशन होने पर आईपीसी के तहत एक्सेप्शनल सिचुएशन में लायबल कर सकते हैं? तो कौन सा सिचुएशन है अगर कर सकते हैं तो? एक्सेप्शनल सिचुएशन कौन सा है जहां पर सिर्फ इंटेंशन होने पर एक व्यक्ति को लायबल कर सकते हैं, या सिर्फ प्रिपरेशन होने पर लायबल कर सकते हैं? इंटेंशन और प्रिपरेशन दोनों के सेम एक्सेप्शन लिखेंगे हम। सिर्फ उसने तैयारी की थी, प्रिपरेशन किया था, या सिर्फ इंटेंशन रखा था, तो भी उस व्यक्ति को आईपीसी के तहत लायबल किया जा सकता है। लेट मी सी, कैन एनीवन गिव अ कमेंट? यस, वेरी गुड। हितवी ने कहा वेजिंग ऑफ वॉर, करेक्ट। ड्राइविंग नहीं रे आदित्य, वेजिंग ऑफ वॉर। ध्यान रखना, वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट के खिलाफ कोई षड्यंत्र आप रच रहे हो,
आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने का सिर्फ इंटेंशन मनसूबा बनाया है तो भी आपको अरेस्ट कर सकते अगर यह साबित हो गया कि आपका इंटेंशन था। या प्रिपरेशन मतलब क्या, आपने गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर का प्रिपरेशन किया है, अभी तक वॉर किया नहीं, वॉर का प्रिपरेशन किया है तो भी उसके लिए आपको लायबल किया जा सकता है। नॉर्मली इंटेंशन और प्रिपरेशन में एक व्यक्ति लायबल नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल सिचुएशन जैसे वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर इंटेंशन टू कमिट अ डकैती या प्रिपरेशन टू कमिट अ डकैती, डकैती मतलब डाका, चोरी, डाका डालना, उस केस में उस व्यक्ति को लायबल किया जा सकता है। बट ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, स्टूडेंट लिख के आते हैं इंटेंशन के लिए लायबल किया जाएगा। भैया इंटेंशन और प्रिपरेशन में नॉर्मली एक व्यक्ति लायबल नहीं होता है अंडर आईपीसी, एक्सेप्शनल केसेस में होगा। अच्छा, अटेम्प्ट अगर है, इंटेंशन प्रिपरेशन और अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट अगर हुआ तो उस व्यक्ति को डेफिनेटली लायबल किया जा सकता है। अब ध्यान रखना इंडियन पिनल कोड अटेम्प्ट मतलब क्या, अटेम्प्ट मतलब क्या इसको डिफाइन करता है। तो कहते हैं अटेम्प्ट तभी माना जाएगा जब अटेम्प्ट से पहले इंटेंशन था, इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन था, और प्रिपरेशन करने के बाद जब उस व्यक्ति ने वो एक्ट करने की कोशिश की, ही फेल शॉर्ट ऑफ द एक्ट, जो कंडक्ट जो बिहेवियर उसे करना था, ही फेल शॉर्ट ऑफ द एक्ट, तब वो अटेम्प्ट होगा। बट अगर उसका इंटेंशन था, प्रिपरेशन था और उसने एक्ट किया एंड ही अकम्प्लिश द एक्ट, तो वो अकम्प्लिशमेंट में आएगा। आई पा लास्ट ए मतलब अकम्प्लिशमेंट में आना था अटेम्प्ट पर। ध्यान रखना अटेम्प्ट इंडियन पिनल कोड कहता है कुछ केसेस में जो ऑफेंसेस हुए वहां पर अकम्प्लिशमेंट के अंदर जो सजा होगी, कुछ केसेस में अटेम्प्ट में भी वही सजा होती है, कुछ केसेस में अटेम्प्ट में लेस सजा होगी। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑफेंस। मतलब क्या, अटेम्प्ट के और अकम्प्लिशमेंट के केस में ही इंडियन पिनल कोड सजा देता है जनरली, नॉर्मली। एक्सेप्शनल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे। तो बोलो मुझे 4 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ क्राइम, अगर सबको क्लियर है तो इस बार थम्स अप करो, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट देखो, हर चीज नहीं लिख रहे, मैं शॉर्टकट दे रहा हूं। आई होप आप शॉर्टकट लिख रहे हो ताकि आप सारे पॉइंट लिख पाओ एग्जाम में आने पर। सब लोग कर रहे हैं ना भाई कमेंट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वहां पर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया। ये भी बड़ा पॉइंट है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया 8 मार्क का क्वेश्चन है। बी सरप्राइज्ड टू नो 8 मार्क के लिए न्यू सिलेबस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया। विल बी सरप्राइज्ड, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया। चलो देखते हैं भैया, मेंस रिया सबको पता है। अब ये मेंस रिया के एसेंशियल एलिमेंट याद रखना है, तो उसका हमारा एक्रोनिम है। इसको आप कैसे जानते हो भैया? सबसे बड़ा रुपया, आईएनआर। आईएनआर हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया का एक्रोनिम है, जिसमें आई स्टैंड्स फॉर इंटेंशन, एन स्टैंड्स फॉर नेग्लिजेंस एंड आर स्टैंड्स फॉर रेकलेसनेस। इंटेंशन, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस। ध्यान से सुनना, जब मैं इंटेंशन की बात करता हूं, इंटेंशन की बात कर रहा हूं, तो आपको समझना है इंटेंशन मस्ट बी जनरल, इंटेंशन मस्ट बी जनरल। अगर जनरल इंटेंशन भी है तो भी वो व्यक्ति मेंस रिया के तहत लायबल होगा। जनरल इंटेंशन है तो भी लायबल होगा। सर एग्जांपल दे रहा हूं, ए ने एक खाने में बी के खाने में पॉइजन मिलाया, ए ने बी के खाने में पॉइजन मिलाया, वो खाना बी ने ना खाते हुए सी ने खा लिया और सी की डेथ हो गई। अब जब ए पर मुकदमा चला तो ए ने कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड मेरा इंटेंशन सी को मारना नहीं था। भैया तेरा इंटेंशन सी को मारना नहीं था, बट तेरा इंटेंशन किसी ना किसी व्यक्ति को मारना जरूर था, तो इसलिए ए के खिलाफ मेंस रिया का केस बनेगा। मतलब इंडियन पिनल कोड के तहत तो ऑफेंस होगा और मेंस रिया माना जाएगा, क्योंकि इंटेंशन जनरल था। भले ही बी को मारना था, बट बी को मारना भले ही था, सी मर गया तो भी ए के खिलाफ इंटेंशन प्रूव होगा। आई होप इट इज क्लियर। इंटेंशन का पार्ट अगर क्लियर है तो मैं निग्लिजेंस में आता हूं। निग्लिजेंस हम कहते हैं नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर। जब आपने प्रॉपर केयर नहीं लिया है और आप कह रहे हो कि नहीं मेरा जानबूझकर नहीं हुआ, गलती से हुआ। भैया इफ यू आर निग्लिजेंट इन परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज, जिस फर्ज के लिए तुम्हें अपॉइंट किया है वो फर्ज ही तुमने नहीं निभाया, तो यू विल बी लायबल फॉर मेंस रिया, अंडर मेंस रिया। मतलब क्या, जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, केयर टेकर ने एक बच्चे का ध्यान रखना था, रखा नहीं और बच्चे को इंजरी हो गई, तो केयर टेकर कैन बी मेड लायबल even though she says that she did it negligently, but she was negligent in performing her duties. R,
रेकलेसनेस मतलब क्या भैया, जब तुम्हें पता है कि वहां पर खाई है बट फिर भी तुम वहां पे जाके उधर कूद रहे हो और कह रहे हो कि यार मुझे पता ही नहीं था। तो रेकलेसनेस मतलब क्या, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द रिस्क स्टिल यू आर गोइंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्शन और कंडक्ट, इट इज रेकलेस बिहेवियर, जिसको हम कहते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव। जब हर व्यक्ति को पता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी व्यक्ति ने शराब पीकर गाड़ी चलाई, तो उस व्यक्ति को बाद में कहना ये अलाउड नहीं है कि मेरा मेंस रिया नहीं था, वो मेंस रिया माना जाएगा। ये मेंस रिया के एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये मेंस रिया के एसेंशियल एलिमेंट्स है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जहां पर मेंस रिया नहीं है तो भी मेंस रिया माना जाएगा। मैं एक्सेप्शंस पर आऊंगा, बट आईएनआर अगर समझा है तो इस बार एक अच्छा सा अगेन स्माइली भेजो। आईएनआर कल को पूछा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया क्या है, तो मेंस रिया का डेफिनेशन देगा और डेफिनेशन देके चार्ट ड्रॉ करो, 3 एरोज, और फिर आईएनआर को एक्सप्लेन करो अलॉन्ग विद अ स्मॉल एग्जांपल। भाई मैं बीच बीच में ऐसे सवाल पूछते रहूंगा, आई होप यू ऑल नो, ताकि मुझे ये समझे कि कितने लोग मुझे सुन रहे, अलर्ट हो रहे। नहीं तो कुछ स्टूडेंट इधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान, उधर भी ध्यान, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया हुआ है, हम एक्सेप्शंस ऑफ मेंस रिया में जाते हैं। भैया एक्सेप्शंस में जब जाते हैं ना, मेंस रिया का 8 मार्क का अगर सवाल आया तो सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट लिख के थोड़ी चलता है, वो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या, यहां पर अगर मेंस रिया नहीं भी है तो भी आईपीसी के तहत वो व्यक्ति लायबल होगा। मतलब हम कहते हैं मेंस रिया इन केसेस में होना जरूरी नहीं है। अब वो एक्सेप्शंस कौन सा है, तो उसको मैंने अक्सर वहां पे डिफाइन किया एक्सेप्शंस को एक पर्टिकुलर पार्ट में। हम कहते हैं इट इज एस 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 आई, ऐसे ही, वो आईसिस वगैरह नहीं कह रहा हूं मैं, एस 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 आई, या कुछ हम कहते हैं सिस, जैसे करना है वैसे करो। कुछ लोग करते हैं ना सिस सिस, यहां पे सिस, इस तरह से सिस है। तो मतलब हमें कितने एक्सेप्शन देखने हैं, 4 एक्सेप्शन देखने हैं। इसमें पहला एक्सेप्शन है स्टैट्यूट एक्सक्लूड्स मेंस रिया। स्टूडेंट कोई झेपता ही नहीं, सर स्टैट्यूट एक्सक्लूड्स मेंस रिया मतलब क्या, मुझे आप बोलो। स्टैट्यूट एक्सक्लूड मेंस रिया का एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक व्यक्ति को रिश्वत लेते पकड़ा गया, गवर्नमेंट ऑफिसर था, रिश्वत लेते पकड़ा गया। बाद में ऑफिसर को जब पेश किया गया तो कहता अरे मेरा इंटेंशन नहीं था रिश्वत लेना, वो तो उसने पैसे दिए, मैं तो गिनने के लिए हाथ में लिया था, मेरा इंटेंशन नहीं था। वो कहते भैया अगर तुम इकोनॉमिक क्राइम कर रहे हो, ब्राइब और करप्शन में इन्वॉल्व हो, तुम्हारा मेंस रिया वहां पर देखा नहीं जाएगा, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है, तुम्हें लायबल किया जाएगा आईपीसी के तहत। नंबर 1। नंबर 2, भैया आप अगर एक होटल चला रहे हो और होटल चलाने के लिए आपको पता है कि लाइसेंस की जरूरत है, आपने होटल स्टार्ट कर दिया, लाइसेंस लिया ही नहीं, 1 महीने बाद आ गए फूड एंड ड्रग्स वाले, आपको लाइसेंस पूछा, आपने कहा अभी तक निकाला नहीं है, 1-2 महीने में निकालता हूं। वो कहेंगे नहीं निकाला है तो आपको लायबल किया जाएगा। अब कहते मेरा इंटेंशन लाइसेंस निकालना नहीं था, थोड़ा डिले हो गया। वो कहते सॉरी, यू विल बी लायबल फॉर दैट ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड बिकॉज आपने स्टैट्यूट एक्सक्लूड मेंस रिया का ऑफेंस किया। अरे बोलो भाई, लाइसेंस या आपने मोटर व्हीकल्स एक्ट, आपने सिग्नल तोड़ा, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपके कहना था मेरा इंटेंशन तोड़ना नहीं था सिग्नल, वो तो गाड़ी से एक्सीलेटर घूम गया, मैंने देखा ही नहीं। भैया इंटेंशन देखा नहीं जाएगा, आपने सिग्नल तोड़ा है, वो ऑफेंस माना जाएगा अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट। अरे बोलो, स्टैट्यूट एक्सक्लूड मेंस रिया, अगर ये क्लियर है तो आगे आई हम कहते हैं, जो मैंने कहा था फॉरेनर का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। एक बंदा कहता है जिसको जीएसटी का नोटिस आ गया कि पिछले 5 साल से तुम बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर तुमने जीएसटी पे नहीं किया। वो कहता है क्या होता है जीएसटी, मुझे पता ही नहीं जीएसटी से कुछ है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। भैया तुम्हें पता हो ना हो, उस केस में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तुम्हारा मेंस रिया माना जाएगा, वो आय हो गया। अगेन आय हम कहते हैं स्पीडी डिस्पोजल, क्या कहते हैं, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। स्पीडी डिस्पोजल छोटे मोटे केसेस होते हैं ना, जिसको हम सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं, समरी ट्रायल, याद है कि समरी, चिंदी चोर, भैया पॉकेट मार है, किसी को पॉकेट मारते हुए पकड़ा गया और उसको जज के सामने पेश किया गया, वो कहता है मेरा इंटेंशन पॉकेट मारना नहीं था, वो तो मजबूरी थी। वो कहता भैया ये स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस है, इसमें मेंस रिया माना जाएगा, जो भी है वो सजा सुनाई जाएगी, वहां पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड देन लास्ट एस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। कौन सा केस था, आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू पीपल, वो कौन सा केस था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, जो हमने टॉर्ट में पढ़ा हुआ है। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में भी मेंस रिया देखा नहीं जाता है। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।
I'm waiting for your comments. Yes, correct, साकेत. लैंड वर्सेस फ्लेचर. भोपाल गैस नहीं रे लीजा. लीजा मैडम, हम भोपाल गैस ठीक है इंडिया की बात कर रहे हैं, बट लीजा मैडम हमने रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या देखा था? रिलायंड वर्सेस फ्लेचर का लैंडमार्क जजमेंट है ना. भोपाल गैस ट्रेजेडी डेफिनेटली इंडिया में हुआ था, बट वो हम यहाँ पर रेफरेंस का वो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रेफरेंस आता है, बट टॉर्ट में हमने रिलायंड वर्सेस फ्लेचर जो यूके का केस था लैंडमार्क जजमेंट वो देखा था. तो भैया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में भी हम कहते हैं मेंस रिया देखा नहीं जाएगा. तो कितने एक्सेप्शन है? 4. कितने एसेंशियल्स है? 3. 4 एक्सेप्शंस 3 एसेंशियल्स. क्लियर है? तो इस बार मुझे ओके लिखकर भेजो तो मैं आगे बढ़ता हूं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में. ओके लिख के भेजो. ओके. बोलो ना. ओके लिख के भेजो. ओके. वेटिंग फॉर यू. ओके. ओके. तो हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में. दोस्तों मैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जब कहता हूं ना, मतलब क्या? अगर किसी व्यक्ति को आईपीसी के तहत दोषी माना गया, मतलब सीआरपीसी में उसको गिल्टी माना गया और उसको सजा सुनानी है, तो इंडियन पिनल कोड के तहत पनिशमेंट होता है. इंडियन पिनल कोड के अंदर वो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट है जब एक व्यक्ति को दी जा सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में हम कहते हैं पहला पनिशमेंट है डेथ पनिशमेंट, जो एक व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है. डेथ पनिशमेंट के बाद आता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ये भैया बहुत सिंपल पॉइंट्स है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट. फिर हम कहते हैं वहां पर सिर्फ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. मैंने जानबूझकर अलग वे में लिखा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फिर हम कहते हैं डिफॉल्ट सेंटेंस. फिर हम कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद. इम्प्रिजनमेंट साल, 2 साल, 6 महीना, 3 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है. सिर्फ इम्प्रिजनमेंट. और उसके बाद कितने हो गए? 5 हो गए ना. 6 चाहिए ना. एक हुआ डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट और लास्ट है फाइन. फाइन. अरे 1 by 1 साकेत. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कोई टाइप ऑफ पनिशमेंट नहीं है साकेत. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज नॉट अ टाइप ऑफ पनिशमेंट साकेत. साकेत, आर यू देयर? अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है भैया? मैंने पहले 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट याद रखने के लिए लिखा है डीएलएफ. आपने इंडियन कंपनी सुना होगा ना, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस. डीएलएफ एक लिस्टेड कंपनी है. डीएलएफ याद रखना. डीएलएफ और फिर डीआईएफ, या फिर उधर आप एफआईडी भी लिख सकते हो. मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं. एफआईडी. डीएलएफ में फैशन एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स. भाई याद रखना है ना, कोई ना कोई एक्रोनिम चाहिए जिससे हम ये सारे याद रख पाए. ओके. टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में सरने का था डीएलएफ. डी स्टैंड्स फॉर डेथ, एल फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एफ फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब अगर एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस है, कोर्ट के कोई चार्जेस है नहीं दिए है, फाइन का अमाउंट है नहीं दिया, तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, सील लगाया जाता है. फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. तो डीएलएफ. जैसे दाऊद इब्राहिम है, दाऊद इब्राहिम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है इंडिया की, उनकी वो फॉरफिट किया हुआ है गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है गवर्नमेंट ने. फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. तो डेथ हुआ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ. अब डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आपको मीनिंग देने की जरूरत नहीं है. डिफॉल्ट सेंटेंस किसे कहते हैं? ये हम सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं. सेक्शन 30 है सीआरपीसी का. कोई मुझे बोलेगा क्या डिफॉल्ट सेंटेंस? मैंने सेक्शन में बता दिया, सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी. कोई बताएगा व्हाट इज व्हेन डिफॉल्ट सेंटेंस इज लेविड? इम्प्रिजनमेंट मैंने बता दिया. फाइन आप सबको पता है. यस, डिफॉल्ट सेंटेंस को डिस्कशन करते हैं. डिफॉल्ट सेंटेंस बेटा लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर ही रिगरस इम्प्रिजनमेंट आ जाता है बेटा. लाइफ इम्प्रिजनमेंट जब हम कहते हैं ना, इट इंक्लूड्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट. यस साकेत, यू राइट. 1/4. भाई डिफॉल्ट सेंटेंस मतलब क्या? जो तुम्हें जेल की सजा हुई थी, जो इम्प्रिजनमेंट हुआ था मान लो 1 साल का, और 50,000 का फाइन हुआ था, जिस जज ने सजा सुनाई थी वो जज मान लो 3 साल की सजा सुना सकता था, मैक्सिमम 3 साल की सजा सुना सकता था. उसने 1 साल की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना लगाया. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मेरे पास पैसा नहीं है 50 रुपए देने के लिए, तो जो भी उस जज की मैक्सिमम सजा सुना सकता है 3 साल की, मतलब 36 मंथ्स डिवाइडेड बाय 1/4 मतलब 9 मंथ्स, तो 1 साल प्लस 9 महीना, ऐसे उसे
21 महीने की अब जेल होगी, बिकॉज उसने 50,000 का जुर्माना नहीं दिया है। तो फाइन ना देने पर जो एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट सेंटेंस। करेक्ट निधि, निष्ठा, यू राइट बेटा, करेक्ट स्माइली, परफेक्ट। तो अब आते मुद्दे पर दोस्तों, ये जो डेथ है ना, डेथ, इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, डेथ पनिशमेंट को एक और नाम से बुलाया जाता है। कोई बोलेगा क्या डेथ पनिशमेंट को एक और नाम क्या है? क्विकली बोलो, डेथ को और एक नाम क्या है डेथ पनिशमेंट? एनीवन? कैपिटल, करेक्ट मोहम्मद, वेरी गुड बेटा, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट को लेकर, डेथ पनिशमेंट को लेकर सवाल आता है, वो कौन से ऑफेंसेस है जिसमें डेथ और कैपिटल पनिशमेंट होता है? तो भाई एक ऑफेंस तो सबको पता है कि भाई मर्डर किया, मर्डर के केस में क्या होता है? डेथ या कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। या फिर डकैती विथ मर्डर, डाका भी डाला है और लोगों को मारा भी है, प्लस मर्डर, तो उस केस में कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, उस केस में डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल मतलब क्या? सर धड़ से अलग करना, बिहेड करना, फांसी की सजा जो सुनाई जाती है ना, कैपिटल पनिशमेंट, ट्रेजन एंड मर्डर, करेक्ट। देन हम कहते हैं अबेटमेंट ऑफ अ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किसका? माइनर का। बाय माइनर, एक माइनर को सुसाइड के लिए आप मदद करना तो डेथ पनिशमेंट होगा। देन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफ अ लाइफ कन्विक्ट। विल बी सरप्राइज टू नो, सिर्फ ये ऑफेंसेस लिखने के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि भैया डेथ और कैपिटल में पनिशमेंट कौन से ऑफेंसेस में होगा, वो लिखो। वो लिखने के लिए 4 मार्क का क्वेश्चन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हो गया। आई होप सब लोग क्लियर है, मेरे साथ है। एक बार जेएमडी बोलो, जय माता दी, तो आगे बढ़ते हैं क्विकली। अगले 15-20 मिनट में, मैक्सिमम 25 मिनट में आईपीसी विल गेट ओवर, अगर सबका साथ रहा तो। जेएमडी बोल दो। ओके दोस्तों, अब हम लोग अगले पॉइंट में बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या कहते हैं? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो भैया कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या है? साजिश। मैं आपको बता रहा हूं, फटाफट डिस्कशन करते जा रहे हैं, फिर कोई पॉइंट होगा तो हम वहां पे जाके पढ़ भी सकते हैं अगर आपको लगे तो। कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा आप मुझे बता देना, आई विल डिस्कस दैट फ्रॉम द नोट्स इन डिटेल। मैं आपको पहले बता दूं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या है? साजिश। हम कहते हैं किसी भी व्यक्ति को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत लायबल करना है तो उसके लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। कितने? 4। अगर वो चारों एसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होते हैं तो ही उस व्यक्ति को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत लायबल किया जाएगा। अब वो 4 एसेंशियल एलिमेंट कौन से है? तो हम कहते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किसी भी पर्सन को लायबल करने के लिए हम कहते हैं 2 और मोर पर्संस, 2 या 2 से ज्यादा पर्संस होने चाहिए जिनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। देन नंबर 3, उन्होंने कोई इलीगल एक्ट करना चाहिए या फिर लीगल एक्ट इन इलीगल वे होना चाहिए। एंड नंबर 4, हार्म और कॉजिंग, likely to cause harm, likely to cause harm, जिसको हम कहते हैं एक्ट इज डन और causing it to be done, causing it to be done, causing it to be done। ध्यान रखना, ये जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं ना, ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर कोई शॉर्ट नोट आता है तो सर ने कहा है भैया उसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। अब एग्जाम आता है डिफाइन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट अलॉन्ग विद एग्जांपल। तो भाई जो 4 एसेंशियल एलिमेंट है उनको जोड़ दिया तो डेफिनेशन हो गया।
when two or more persons agree expressly or impliedly to do an illegal act or legal act in a illegal way which causes harm or likely to cause harm to a person, it is criminal conspiracy. अब समझना जरूरी है कि एग्रीमेंट बहुत जरूरी है फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बट सिर्फ एग्रीमेंट होके नहीं चलता है, एग्रीमेंट के साथ साथ एक्ट भी होना चाहिए। मैं एग्रीमेंट की जब बात कर रहा हूं, प्लीज समझना, आप एग्रीमेंट की जब मैं बात कर रहा हूं, एक आतंकवादी, एक टेररिस्ट, जैसे 26/11 का हमला हुआ था, अजमल कसाब जब एक जगह से भाग रहा था, उसने एक टैक्सी वाले को पनपट्टी पर बंदूक लगा दी, टैक्सी में बैठा और उसे बोला मुझे दूसरी जगह लेके जा। अब दूसरी जगह पर जाते हुए पुलिस वालों ने पीछा किया और अजमल कसाब को पकड़ लिया, उस टैक्सी वाले को रोककर। सवाल ये पूछा जाता है, क्या उस टैक्सी वाले के ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलेगा क्या? मुझे बोलो, क्या उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलेगा क्या? बोलो, आप लोग कमेंट करो, वेटिंग फॉर योर कमेंट। आकांक्षा अग्रवाल, अगर तुम इंस्पायर के प्रोफेशनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं हो बेटा, तो मैं बता दूं, पिछले 5 दिन पहले ही मैंने सीएस प्रोफेशनल के मैराथन के सारे डेट्स अनाउंस कर दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, सीएस प्रोफेशनल के मैराथन के डेट्स तुम किसी स्टूडेंट से लो, ऑलरेडी आई हैव अनाउंस्ड ऑल द डेट्स। और बेटा प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल के डिस्कशन को लेकर नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। करेक्ट, वो लायबल नहीं होगा बिकॉज उसका किस अजमल कसाब के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था, वो तो इनोसेंट था, वो तो थ्रेट टू लाइफ के कारण उसने उसकी मदद की थी, तो इसलिए वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लायबल नहीं होगा। आप समझना मेरी बात को। करेक्ट, मतलब क्या, सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लायबल करने के लिए एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट हुआ बट एक्ट नहीं हुआ तो भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा। ध्यान रखना, एग्रीमेंट हुआ बट एक्ट नहीं हुआ तो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तो लायबल नहीं होगा। ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, मान लो मैं लेता हूं एग्जांपल मयूर एंड राहुल का। मयूर एंड राहुल इन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया मिस्टर एक्स का मर्डर करना है। उसको लेकर उन्होंने मिस्टर एक्स जिस रास्ते से आता है जाता है उसकी रेकी की, सब कुछ किया, और उन्होंने देख लिया कि मिस्टर एक्स शाम को 5 बजे की लोकल से आता है, अकेला रहता है, तो उस स्टेशन पर हम मिस्टर एक्स को मार सकते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मयूर और राहुल जिस दिन स्टेशन पहुंचे 5 बजे मिस्टर एक्स को मारने के लिए, उस दिन मिस्टर एक्स आया ही नहीं। ध्यान रखना, अब मेरा सवाल क्या, मिस्टर एक्स आया ही नहीं, वो पहुंचे थे स्टेशन पर, मिस्टर एक्स आया नहीं, क्या एक्स मयूर एंड राहुल को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल किया जा सकता है? क्या उन्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए किया जा सकता है लायबल? बोलो, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आंसर इज यस, लायबल किया जा सकता है। आप लोग नो लिख रहे हो, मैंने जानबूझकर क्वेश्चन पूछ किया, उनको लायबल किया जा सकता है दोस्तों, बिकॉज उनका एग्रीमेंट था और वो एक्ट करने गए थे, लाइकली टू कॉज हार्म, कॉजिंग इट टू बी डन, वो आया नहीं मिस्टर एक्स। देखो फंस गए ना ट्रैप में। ध्यान रखना, क्योंकि इस केस में मयूर एंड राहुल उस स्टेशन पर गए थे, एक्स आया नहीं, एक्स की किस्मत अच्छी थी, तो इट वाज कॉजिंग इट टू बी डन एंड दे हैड गॉन टू डू दैट इलीगल एक्ट, तो उस केस में वो लायबल होंगे। ध्यान रखना। बट फिर हम वो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बंटी और बबली दोनों ने बैंक की रॉबरी का फैसला किया और उन्होंने सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स जमा, हथियार कर लिए जमा, और बाद में उन्होंने रॉबरी की नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट्स जमा किए, चाकू लाया, रस्सी लाया, सब कुछ लाया, बट बाद में रॉबरी की नहीं, तो ऐसे केस में वो लायबल नहीं होंगे, बिकॉज भले उनका एग्रीमेंट था बट एग्रीमेंट का आगे कोई एक्ट नहीं हुआ और ना ही वो बैंक रॉबरी में किसी ने कोई ये किया, क्योंकि वो सिर्फ प्रिपरेशन था। हम कहते हैं सिर्फ प्रिपरेशन होने पर क्राइम नहीं बनता है, इंटेंशन ऑफ प्रिपरेशन के साथ साथ हम कहते हैं अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट जरूरी है। राहुल और मयूर के केस में अटेम्प्ट हुआ था। क्या पूछ रहे भाई ये बीच में ही? अभिषेक बेटा, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़ा सब्र करो बेटा, मैं जो बता रहा हूं मेरे साथ रहो, मैं शुरू में भी कहा हूं, जो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ मेरे साथ रहो, आप आगे बढ़ते रहो। मैंने अभी तक पनिशमेंट की कैटेगरी पर आया क्या मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के? मैं सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसे कहते हैं वो समझा रहा हूं बेटा, और तुम आगे बढ़ गए। तो भाई हम यहां पर कहते हैं कि वो बंटी और बबली ने सिर्फ प्रिपरेशन किया था, इंटेंशन था, उनका अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट नहीं था। बट अब समझना, बंटी और बबली दोनों ने प्रिपरेशन किया, बाद में बबली उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए शामिल नहीं हुआ, बंटी ने अकेले ने ऑफेंस किया,
और बाद में बंटी और बबली दोनों को पकड़ा गया, तो क्या बबली को भी लायबल किया जा सकता है? लॉ सेज यस, किया जा सकता है। भले ही बंटी ने अकेले ने उस पर्टिकुलर ऑफेंस को अंजाम दिया था, बट प्रिपरेशन दोनों ने मिलकर किया था, तो हम कहते हैं एक भी व्यक्ति ने अगर अटेम्प्ट किया है तो उस केस में दोनों व्यक्ति लायबल होंगे। एक भी व्यक्ति ने ऑफेंस किया तो इसके केस में दोनों व्यक्ति लायबल होंगे। मैं अगेन कह रहा हूं सबको, दोस्तों जब तक मैं ना पूछूं आप सवाल प्लीज कमेंट बॉक्स में मत डालो। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपना कंसेप्ट पढ़ाने में लगा हूं और आप सवाल कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो, वो कितना डिस्टर्बिंग होता है बेटा। बिकॉज व्हेन आई हैव सम थॉट, सम perceive, I have some perceive some thought in my mind, I want to share that thought with you, and you put some comment, ask some question, don't you feel that it disturbs the entire marathon schedule? It's a sincere request. I hope you understand the sincerity and severeness of this particular time and importance of this time. जो भी है भाई, थोड़ा सब्र रखो। मैं इतना ही कह रहा हूँ, ये मैराथन लेक्चर है, अगर तुम्हारा वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसके लिख के रखो। मैं कोई भी सवाल से भागने वाला नहीं हूँ, बट मैराथन के अंदर मुझे बोलना है, आपको सुनना है, ध्यान रखना। मुझे बोलना है, आपको सुनना है। अगर आपको कुछ पूछना है और बोलना है, मेरा नंबर आपके पास है, तो उस पर मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं बाद में आपको जवाब दूंगा। बट पूरे स्टूडेंट्स को यहाँ पर हम इस तरह से डिस्टर्ब नहीं रख सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड अभिषेक बेटा। सब लोग इस सिंसियरनेस और सीवियरनेस ऑफ टाइम को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है, चारों एसेंशियल एलिमेंट डिस्कस किए, मैंने एग्जांपल डिस्कस किया। अब आते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पनिशमेंट पर। भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशमेंट क्या होगा? तो वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। जिस ऑफेंस के लिए, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिस ऑफेंस का हुआ था, उस ऑफेंस के लिए अगर डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या जिस ऑफेंस के लिए 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तो जो भी वो ऑफेंस हुआ था, सेम ऑफेंस सेम सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी होगा। मतलब ध्यान रखना, मर्डर के लिए अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर है या मर्डर की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो भी उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकता है। समझना आप मेरी बात को। जिस ऑफेंस में डेथ पनिशमेंट है, जहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और जिस ऑफेंस में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, वहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी सेम सजा होगी। बट अगर कोई ऑफेंस इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता है और किसी व्यक्ति को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत पकड़ा गया, तो उसको मैक्सिमम 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों होगा। मैक्सिमम 6 महीने की जेल या फाइन या दोनों होगा। अरे बोलो भाई, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझा है तो थम्स अप करो क्विकली। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी समझा है तो थम्स अप करो। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, वेरी गुड। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बाद आगे बढ़ते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी, इसमें 2 सेक्शंस है, एक है सेक्शन 403, एक है सेक्शन 404। दोनों को समझते हैं। सेक्शन 403 क्या है, सेक्शन 404 क्या है, दोनों को समझते हैं। पहला दिया है सेक्शन 403, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपको समझना है, जब मैं सेक्शन 403 की बात करता हूं, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो उसके अंदर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है। कितने एसेंशियल एलिमेंट है सेक्शन 403 में? सर ने कहा था 3 एसेंशियल एलिमेंट है। याद कैसे रखना, 403 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। और उसमें हम कहते हैं पहला एसेंशियल एलिमेंट है कि डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी कंपल्सरी मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर बी हम कहते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मतलब उसका रॉन्ग मोटिव होना चाहिए मिस एप्रोप्रिएशन के पीछे। अगर रॉन्ग मोटिव नहीं है और मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, तो उसे हम डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। और फिर मिस एप्रोप्रिएशन मतलब मिसयूज होना चाहिए या कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ओन यूज। सर ने कहा है ये तीनों एसेंशियल्स फुलफिल होते हैं तो ही डिसऑनेस्ट ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी के तहत व्यक्ति को लायबल किया जा सकता है। और जिसका बेस्ट एग्जांपल हम कहते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स जो होता है, बट ये एग्जांपल कब होगा वो भी समझना। स्टूडेंट सिर्फ लिखते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अ पर्सन
who is a finder of goods, instead of making an reasonable attempt to find the true owner, converts the goods for his own use, will be liable under section 403. एक फाइंडर ने गुड्स मिलने पर ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करने के बजाय उस गुड्स का तुरंत अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, तो फाइंडर उस केस में लायबल होगा अंडर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में 2 साल तक की जेल है या फाइन है या बोथ है। सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। आई होप इट इज क्लियर है तो इस बार ओके लिखो। ओके 403। तो मैं 404 में जाता हूं। फोर 403 क्लियर, तो मैं आगे बढ़ू, मैं 404 में आता हूं। ओके आ गया सबका, वेरी गुड। अब 404 में जाते हैं, जो कहता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय डिसीज्ड पर्सन। भाई 403 और 404 में फर्क क्या है? 404 में जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी आपने मिस अप्रोप्रिएट किया है वो एक डिसीज्ड पर्सन है, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है, डेथ होने के बाद आपने मिस अप्रोप्रिएट किया है। अब इसमें 2 पार्ट है। वो कहते हैं अगर जिस व्यक्ति ने मिस अप्रोप्रिएशन किया था वो डिसीज्ड पर्सन का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं, एक स्ट्रेंजर, एक थर्ड पार्टी ने जब रास्ते पे देखा एक्सीडेंट हुआ है तो जाते जाते उसने देखा एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसके पास मोबाइल पड़ा था, उधर बटवा पड़ा था, अंगूठी थी, सोने की चेन थी, देखा आगे पीछे कोई नहीं है, वो अंगूठी, चेन, बटवा, मोबाइल लेके वहां से रफू चक्कर हो गया। अब ऐसा व्यक्ति जब पकड़ा जाएगा, एक डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को उसने मिस अप्रोप्रिएट किया है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की जेल होगी। कितनी? 3 इयर्स, 3 साल तक की जेल होगी एंड फाइन होगा। ध्यान रखना 403 में 2 साल तक की जेल और फाइन और बोथ था, यहाँ पे 3 साल तक की जेल होगी एंड फाइन होगा। बट जिस डिसीज्ड पर्सन का मिस अप्रोप्रिएशन किया था वो उसके किसी सर्वेंट ने किया था या एजेंट ने किया था, करीबी पर्सन ने किया था, तो ऐसे केस में उसको 7 साल तक की जेल होगी। फाइन तो डेफिनेटली होगा बट 7 इयर्स तक की जेल होगी, क्योंकि करीबी व्यक्ति ने मिस अप्रोप्रिएट किया है डिसीज्ड पर्सन का। इसको लेकर आपको मैं अगेन कह रहा हूं, आईपीसी में ये जो सेक्शंस है 120 से लेकर आगे, इसके आपको फाइन, इंप्रिजनमेंट लर्न करने हैं, बिकॉज लिखने पड़ेंगे आपको। अगर क्लियर है 404 तो मैं आगे बढ़ता हूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इस बार 403 404 मैं पूछूंगा नहीं आपको, सवाल क्लियर है कि मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोस्तों ध्यान रखना, मैं जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहता हूं तो यहां पे आपको समझना चाहिए कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होगा, बिकॉज क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आते हैं इसको लेकर, और जब क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग आते हैं ना स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं। ध्यान रखना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 2 वेज में है। एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब किसी व्यक्ति ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होगा? जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिमिनल कब होगा और एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिविल कब होगा। सिविल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों में फर्क समझना। जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है वो मेंस रिया के साथ हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्लस मेंस रिया है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट प्लस मेंस रिया है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। बट सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मेंस रिया नहीं था, सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, तो वहां पर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा, वहां पर वो सिविल एक्शन, सिविल सूट बनेगा। सर एग्जांपल दो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ध्यान सुनना, और यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसे दे दिए गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। मिस्टर बी ने पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए तो ले लिए, बट उसने सोचा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जगह मैं अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा तो ए का फायदा ज्यादा होगा, तो मिस्टर बी ने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और पैसों का नुकसान हो गया। अब इस केस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस किया। बोलो क्या मिस्टर ए बी के खिलाफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में जीतेगा? यस और नो कमेंट करो। जीतेगा? यस और नो कमेंट करो। वेटिंग फॉर कमेंट्स। करेक्ट सिमरन गुरलीन, यू राइट बेटा, बिकॉज यहां पर मिस्टर बी का इंटेंशन मेंस रिया, मतलब यहां पे इंटेंशन ए का नुकसान करना नहीं था,
गवर्नमेंट सिक्योरिटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, तो बी का इंटेंशन ए का फायदा कराना था। इट वॉज इन गुड फेथ, बोनाफाइड मोटिव था, इल मोटिव नहीं था, मेंस रिया नहीं था। स्टूडेंट एग्जाम लिखते हो जाएगा सक्सेड, नहीं, वो सिर्फ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। यहां पर सिविल सूट होगा, सिविल सूट होगा। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए क्या जरूरी है? मेंस रिया जरूरी है। हाँ, एक एम्प्लॉयर ने, मालिक ने जब प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर दिया बट वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा नहीं किया, तो एम्प्लॉयर के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनेगा। एम्प्लॉयर के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनेगा। और इसलिए हम कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत एक व्यक्ति को लायबल करना है तो उसके 4 एसेंशियल्स है। कितने एसेंशियल्स है? 4 एसेंशियल्स। पहला, जिस व्यक्ति को आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल करना चाहते हो, उसके साथ जो कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूशन है, उसका कोई प्रोसिक्यूशन जो कर रहा है उसका रिलेशनशिप, फिडुशियल रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड सिर्फ फिडुशियल रिलेशनशिप होकर नहीं चलता है, अक्यूज्ड मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड डोमिनेंस ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट की प्रॉपर्टी का डोमिनेंस, अक्यूज मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड डोमिनेंस मतलब क्या? उस अक्यूज के कस्टडी में वो प्रॉपर्टी थी, कस्टडी में वो प्रॉपर्टी थी। एंड अक्यूज्ड एक्टेड डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्ट मोटिव भी था, रिलेशनशिप था, डोमिनेंस ओवर द प्रॉपर्टी था, डिसऑनेस्ट मोटिव था। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4, मिक्स unauthorized use or puts for his own use। भाई ये चारों एसेंशियल्स अगर फुलफिल होते हैं तो ही एक व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस होगा। दैट मींस स्टूडेंट चीटिंग का हम एक सेक्शन देखेंगे 418 418, उसमें और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए मैं कहूंगा इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसेंशियल एलिमेंट नंबर 2, जिसमें जिस व्यक्ति पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस हो रहा है उसके कस्टडी में उस कंप्लेनेंट की प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी पर इस अक्यूज्ड का डोमिनेंस था, अक्यूज्ड का डोमिनेंस था, डोमिनेंस ओवर प्रॉपर्टी। डोमिनियन मतलब डोमिनियन नहीं बेटा, डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब हम कहते हैं ना डोमिनेंट रिलेशनशिप, डोमिनेट डिक्टेट करना, डोमिनेट करना। तो डोमिनेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी पर कब्जा। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं प्रतिभा रानी का केस है। प्रतिभा रानी सुप्रीम कोर्ट का केस है, स्त्री धन का केस है। स्त्री धन, एक लेडी ने शादी के बाद अपने मैके से जो भी गहने लाए थे वो अपने ससुराल वालों के हाथ में दिए, सास के हाथ में दे दिए। सास ने अपने कस्टडी में ज्वेलरी ले ली और बाद में जब उस लेडी ने वो ज्वेलरी डिमांड की तो सास ने देने से मना कर दिया। अब उस लेडी ने सास के ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस किया, तो क्या वो जीतेगी? द लॉ सेज यस, जीतेगी, बिकॉज चारों एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो रहे। रिलेशनशिप थी, सास का डोमिनेंस था उस ज्वेलरी पर, सास के कस्टडी में था, उसने उस ज्वेलरी को देने से मना किया था, मतलब उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, उस ज्वेलरी को अपने पास रख ली थी, अपने कस्टडी में रखा था अनऑथराइज्ड तरीके से। तो यस, सास के ऊपर केस होगा। स्त्रीधन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बोलो क्लियर है क्या? अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्लियर है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सजा कितनी होती है? 3 साल तक की जेल या फाइन या बोथ। अरे बोलो भाई, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 405 क्लियर है क्या? 405 406 में पनिशमेंट था। आई वेटिंग फॉर योर कमेंट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। तो मैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ही आगे के 405 406 के बाद 407 408 409 के ऊपर आ रहा हूं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दो, अब 405 और 6 तो हो गया। 407 और 408 ये दोनों क्या है? 407 ये है, एक कैरियर है, वेयर हाउस कीपर है, वार फिंगर है, जिसका गोडाउन कीपर, जिसमें हमने गुड्स रखे हैं।
तो भाई गुड्स रखने के बाद वेयर हाउस कीपर ने वो गुड्स के लिए वेयर हाउस रिसीट हमें दे दी, तो उसका ड्यूटी है गुड्स की देखभाल करना, पर उसने गुड्स बेच दिए, तो वेयर हाउस कीपर ने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया 407 के तहत। अच्छा 408 क्या है, एक क्लर्क है या कोई सर्वेंट है, उस सर्वेंट ने या क्लर्क ने मालिक का कोई नुकसान कराया, तो ऐसे केस में 408 के तहत वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लायबल होगा। तो 407 408 दोनों के केस में हम कहते हैं उस व्यक्ति को 7 साल तक की जेल होगी एंड फाइन होगा। ऊपर 3 साल तक की जेल और फाइन और बोथ था, यहाँ पे 7 साल तक की जेल एंड फाइन है। 409 क्या है, अगर एक पब्लिक सर्वेंट 409 गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसका फर्ज है गवर्नमेंट के पैसों का, पब्लिक प्रॉपर्टी की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा रखना और लोगों के पैसों को संभालना, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ, पब्लिक के पैसों के साथ, तो उस गवर्नमेंट ऑफिसर को इस केस में कड़ी से कड़ी सजा वहां पर 10 साल तक की होगी एंड फाइन होगा। इन सारे अलग अलग एलिमेंट्स में सिर्फ चेंज होता है फाइन का कंपोनेंट एंड इम्प्रिजनमेंट, सॉरी इम्प्रिजनमेंट चेंज होता है, बाकी सारे केसेस में एसेंशियल एलिमेंट्स वही है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज ओवर। फटाक से अगले 5-10 मिनट में आप कंप्लीट करते हैं मेरे हिसाब से। आगे जो भी है मुझे बोलो। चीटिंग वाला पॉइंट मैं समझाता हूँ 415 टू 420, फिर ये जनरल एक्सेप्शंस के बारे में आपको नॉलेज दूंगा। हर एक एक्सेप्शन हम डिस्कस नहीं कर सकते, देयर आर टू मेनी। जो इंपॉर्टेंट आप कुछ पूछोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा। डिफेमेशन ऑलरेडी हमने टॉप में पढ़ा है। फोर्जरी सबको पता है, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब हम कहते हैं किसी ने फेक सिग्नेचर कर दी या फेक डॉक्यूमेंट पेश किया तो उसे फोर्जरी मानते हैं। फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, हम कहते हैं एक व्यक्ति ने अपने क्रेडिटर्स को पैसे ना मिले इस इरादे से, इस इंटेंशन से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी और के नाम से, तो उसका फ्रॉडलेंट डीड्स हुआ और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ। जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने के बाद ये फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन IPC से हट गया है, बिकॉज IBC अपने आप में कानून है। फिर प्रॉपर्टी को अगर आपने गलत तरीके से डिस्पोज किया, आपकी प्रॉपर्टी आपने किसी और के नाम से रखी, तो उसके लिए भी एक सेपरेट कानून है, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। तो ये जो सेक्शन है 421 424 ये सिर्फ नाम मात्र के लिए IPC में है, बिकॉज इनके लिए स्पेसिफिक कानून है। फ्रॉडलेंट डीड्स के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है और प्रॉपर्टी के लिए बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट है। तो इसलिए ये पॉइंट नंबर 9 सिर्फ थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। हाँ, पॉइंट नंबर 8 चीटिंग वाला जो केस है 415 से 420, ये इंपॉर्टेंट है। अब समझना, चीटिंग में हम कहते हैं 415 का जो चीटिंग है उसको हम कहते हैं सिंपल चीटिंग, उसकी सजा 416 में दी है, हम देखेंगे बाद में। फिर 417 आता है जिसको कहते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। Beta, I have to go with majority. I hope you understand. I'm trying to explain as much as the things in English, but I have to go and think of major students. And I'm not using some very high level Hindi. I'm using very normal Hindi, which is a layman Hindi. तो अगर आप साउथ से हो, नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, तो आपको ये हिंदी सिंपल हिंदी आनी चाहिए। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, सेक्शन 417 के बाद 418 के अंदर हम कहते हैं इट इज चीटिंग बाय ऑफेंडर who is bound to protect interest। एंड फिर सेक्शन 420 है जिसको हम कहते हैं 420 जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। जब व्यक्ति का वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी का नुकसान होता है तो जिस व्यक्ति ने किया उसके ऊपर 420 का केस हो सकता है। सिंपल चीटिंग, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, चीटिंग बाय ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट,
एंड लॉस ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऐसे चीटिंग के 4 टाइप्स है। मैंने जानबूझकर यहाँ पे चारों को मेंशन किया है, आप समझना प्लीज मेरी बात को। जब मैं कहता हूँ सिंपल चीटिंग, यू टू अंडरस्टैंड सिंपल चीटिंग मतलब क्या। आप जो चीटिंग कर रहे हो वो किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कर रहे हो, जिससे उस व्यक्ति को जो हार्म पहुंच रहा है वो एक तो बॉडी में, माइंड में या हैरेसमेंट में पहुंच रहा है। हम कहते हैं आप उसकी कोई प्रॉपर्टी का एकदम सीवियर वैल्यूएबल डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, बट उसको हार्म जरूर हो रहा है। बहुत सिंपल एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ए ने एक कार बी के पास गिरवी रखी और बी से पैसा लिया, और बाद में बी को कहा कार मैं कल देता हूं, और सेम डे ए ने वो कार सी को बेच दी। तो यहां पर ए ने बी और सी दोनों के साथ जो किया वो चीटिंग किया, बिकॉज दोनों को यहां पे हैरेसमेंट हुआ है, दोनों को हैरेसमेंट हुआ है। तो ए के ऊपर सिंपल चीटिंग का केस होगा। सिंपल चीटिंग में द इंटेंशन ऑफ ए इज टू डिसीव, डिसीविंग अ पर्सन by causing harm to that person in body, mind or reputation or property of that person, उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप कुछ मिक्सर खरीदने गए, मिक्सर वाले ने दिखाया एक मिक्सर, दिया दूसरा मिक्सर, तो उसके खिलाफ चीटिंग का केस होगा सेक्शन 415 में। मिक्सर वाले ने जो पैसा मिक्सर गलत दिया, तो वहां पर उस मिक्सर वाले ने कोई बहुत वैल्यूएबल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं किया है, मैं जानबूझकर वो इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंपल चीटिंग के लिए। यू टू अंडरस्टैंड सिंपल चीटिंग क्या है। जब हम चीटिंग बाय पर्सोनेशन कहते हैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन मतलब आप यहां पर मुखौटा किसी और व्यक्ति का रख के उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैंने एग्जांपल दिया रेगुलर बैच में, स्पेशल 26 मूवी में अक्षय कुमार और उनकी टीम ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हुए वहां पे जाते हैं रेड करने, बट वो एक्चुअली चोर होते हैं। तो वहां पर चीटिंग बाय पर्सोनेशन होगा। या फिर फेसबुक पर जो हम डिस्कस करते हैं, आपसे किसी ने दोस्ती की, बहुत अच्छा व्यक्ति बताते हुए, अपना बैकग्राउंड बताते हुए, बट बाद में वो फेक निकला, तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन का केस होता है। चीटिंग बाय ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट मतलब क्या। एक नौकर ने अपने मालिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, बट उसने ऐसा ना करते हुए रिश्वत ले ली और सामने वाले थर्ड पार्टी का फायदा करा दिया, तो नौकर पर 418 का केस होगा, चीटिंग बाय ऑफेंडर। यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा ना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए डोमिनेंस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो मैंने डिस्कस किया था। डोमिनेंस ऑफ प्रॉपर्टी, नौकर ने रिश्वत लेकर क्या किया है, सामने वाले व्यक्ति का फायदा किया, मालिक का नुकसान किया, तो मालिक नौकर पर चीटिंग बाय ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट का केस करेगा। एंड लास्ट जो है लॉस ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, आपसे कोई व्यक्ति मिला और आपको कहा आपके पैसे में 1 महीने में डबल करके दूंगा, आप 1 लाख रुपए दे दो, आपने 1 लाख रुपए दिए, तो वहां पर वो 415 का केस नहीं होगा, आपका यहाँ पर उस व्यक्ति पर 420 का केस होगा। बिकॉज यहाँ पर लॉस ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी 420 का केस होने के लिए द डिसऑनेस्ट इंटेंशन वाज राइट फ्रॉम डे वन। जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ उसी वक्त उस व्यक्ति का डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। साकेत भाई, I know your knowledge, बेटा, very good. I'm very happy from your knowledge. Perfect. Yes, Lisa. Ponzi scheme 420 के अंदर Ponzi schemes होते हैं। तो भाई ये चीटिंग के चारों सिचुएशंस है। डेफिनेटली इसमें पनिशमेंट्स अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं भैया सिंपल चीटिंग है तो वहां पर 1 साल तक की जेल है या फाइन या बोथ है। अगर वो चीटिंग 417 418 का है तो वहां पे 3 साल तक की जेल है और फाइन और बोथ है। बट अगर वो चीटिंग लॉस 420 का है तो 7 साल तक की जेल है, 7 इयर्स तक की जेल है एंड फाइन है। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड दोस्तों। काफी देर से मैं बोल रहा हूं, आई होप सबको समझा है चीटिंग के डिफरेंट टाइप्स। फ्रॉडलेंट डीड्स डिस्पोजिशन में बता दिया, एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने चेंज किया और एक बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के तहत रिडंडेंट हो गया, फोर्जरी, फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह है। और अगर आपको ये सब समझा, डिफेमेशन यू आर अवेयर, डिफेमेशन की जो एक्सेप्शंस है वो आपको पता होना चाहिए। 10 केसेस जहां पे वो डिफेमेशन माना नहीं जाएगा। बाकी पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन सेम जैसे हम फ्रॉडलेंट डीड्स डिस्पोजिशन में देखते हैं, 2 साल तक की जेल या फाइन या बोथ, वही है। ये जो लास्ट पॉइंट है जनरल एक्सेप्शंस, ये क्या है समझना। जनरल एक्सेप्शन मतलब हम क्या कहते हैं, भैया आपने कोई ऑफेंस किया है तो ऑफेंस किया है तो मेंस रिया अगर है, ऑफेंस है, तो उस केस में आपको आईपीसी के तहत सजा होगी। उन्होंने इन जनरल एक्सेप्शंस में, मैं चाहूंगा आप उन जनरल एक्सेप्शंस के एरोज में आपको पता चलेगा, क्लासरूम नोट्स के मैं आपको बता दूं। यहां पर वो कहते हैं इन चार्ट में आपको पता चलेगा। देखो ये जो चार्ट दिया ना मैंने, हम क्या कहते हैं जनरल एक्सेप्शन मतलब जुडिशियल एक्ट, मतलब भैया जज ने कोई एक्ट किया है
जज का कोई एक्ट है, जुडिशियल एक्ट है, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है, एक्सीडेंट है, कंसेंट ऑफ द पर्सन है, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन है, निग्लिजिबल एक्ट है, ट्रिपलिंग एकदम मामूली एक्ट है, तो इन सारे केसेस में हम कहते हैं मेंस रिया अब्सेंट माना जाएगा और उस व्यक्ति पर सीआरपीसी सॉरी आईपीसी के तहत मुकदमा मतलब पनिशमेंट नहीं होगा, सीआरपीसी के तहत केस नहीं चलेगा। जुडिशियल एक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, कंसेंट, मैं आप सबको 1 मिनट का वक्त देता हूं। ये जुडिशियल एक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, ट्रिपलिंग एक्ट, इनमें से कोई स्पेसिफिक अगर आपको डिस्कस करना है तो प्लीज मुझे बोलो, मैं वो डिस्कस करता हूं क्विकली। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं सो दैट वी कैन वाइंड अप विद आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इसमें से कोई स्पेसिफिक आपको डिस्कस करना है तो डेफिनेटली कैन आस्क मी। I'm waiting for your comments. Take 1 minute time. You can tell me, sir, point number 3 में second, point number 4 में first, fifth, ऐसा कोई भी आप पूछ सकते हो। Consent, किसी ने पूछा consent, दोस्त consent, consent के पॉइंट में देखो, अगर आप वहां पर पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। आते कंसेंट, निग्लिजेंट एक्ट, ट्रिपलिंग एक्ट में आते हैं। सर ने पहले कंसेंट पूछा, ट्रिपलिंग एक्ट में आएंगे। वेट बिट, अब कमेंट मत करो, पहले ऑलरेडी एक जन ने कमेंट कर दिया। देखो कंसेंट में क्या लिखा है, आप पढ़ो ना। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और हर्ट, चाहिए था वहां पे हर्ट नहीं, हर्ट बैडली डन बाय कंसेंट ऑफ द पर्सन। एग्जांपल, राफ्टिंग में जाते हो, पैराग्लाइडिंग जाते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते हो ना, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलते हो आपसे एक फॉर्म भरा के लेते हैं, दैट इज कंसेंट। अगर बाद में कुछ हो गया तो आप उनके ऊपर लायबल नहीं कर सकते आईपीसी का मुकदमा, मतलब आईपीसी के तहत उनको पनिश नहीं किया जाएगा। एब्सेंट मेंस रिया इज एब्सेंट, कंसेंट का फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ, ये कब होता है? अरे बोलो भाई, डॉक्टर जब आपसे सर्जरी करा रहा है, सर्जरी कराते वक्त आपसे कंसेंट ले रहा है, आप मेजर हो, आपसे कंसेंट लिया है, सर्जरी में कुछ कम ज्यादा हो गया, ठीक है भाई, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन विद द कंसेंट ऑफ हिज गार्डियन। माइनर चाइल्ड के केस में भी सेम पॉइंट आएगा डॉक्टर का। अरे बोलो भाई, समझ आया ना? देन कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। फियर और मिसकंसेप्शन मतलब क्या? अरे अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, वो अजमल कसाब को जिस टैक्सी ड्राइवर ने एक जगह से दूसरी जगह छोड़ दिया, तो उस केस में वो टैक्सी ड्राइवर डरा हुआ था। ही गेव दैट फियर आउट ऑफ फियर और मिसकंसेप्शन, आउट ऑफ फियर ही गेव द कंसेंट। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, उस केस में कंसेंट माना जाएगा। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करना था, बट उस व्यक्ति ने वहां पर कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो एक्ट डन इन गुड फेथ था फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, तो उस केस में वो कंसेंट की कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए मेंस रिया नहीं था, इसलिए वो सिविल केस बनता था। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन ऑफेंसेस independently of any harm which the person giving the consent will be an offense and section 87, 88, 89 will not apply। मतलब क्या? देखो, अबॉर्शन कराना ये ऑफेंस है, बट किसी की जान बचाने के लिए ऑफेंस, अगर अबॉर्शन किया गया तो वो ऑफेंस नहीं है। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति खुद जाके कहता है कि मेरा अबॉर्शन कराओ तो ऑफेंस है, बट अगर उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को अबॉर्शन करना पड़ा, वो मिसकैरेज कराना पड़ा, तो उस केस में ऑफेंस नहीं है, वो वहां पे आता है। कंसेंट का पॉइंट अगर क्लियर है तो थम्स अप करो, फिर मैं ट्रिपलिंग एक्ट, निग्लिजेंट एक्ट में जाता हूं। थम्स अप करो भाई, आपका थम्स अप, आपके स्माइली, आपके कमेंट्स, आपका रिएक्शन ही मेरे लिए एनर्जी होता है मैराथन के दौरान, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। आपका स्माइली, आपका रिएक्शन, आपका कंसेंट मेरी बातों को लेकर, वही मेरे लिए एनर्जी है, ड्राइविंग फोर्स होता है मैराथन में आगे बढ़ाने के लिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ट्रिपलिंग एक्ट, जब मैं ट्रिपलिंग एक्ट कहता हूं तो कहते हैं, अगेन पढ़ो, ट्रिपलिंग मतलब एक मामूली एक्ट, मतलब उसको मामूली माना जाएगा, भले वो मामूली हो ना हो। वो कहते हैं अगर एक 7 साल के नीचे का चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कोई भी ऑफेंस करता है, कोई भी ऑफेंस करता है, 7 साल के नीचे का बच्चा है, मर्डर भी कर दिया तो भी वो ट्रिपलिंग माना जाएगा। हाँ, 7 साल के ऊपर है और 12 साल के अंदर है, और वो बंदा इमैच्योर्ड है अभी भी, ये प्रूव हो गया कि अभी भी इमैच्योर्ड है, साथ से थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग, बट बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग अभी भी मंद है, अभी भी,
तो ऐसे केस में इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग के कारण है तब भी ऑफेंस माना जाएगा। एक अनसाउंड माइंड की व्यक्ति ने कोई एक्ट किया तो भी ऑफेंस माना जाएगा। और इसलिए मैंने कहा था रेगुलर बैचेस में, मैंने कहा है अक्सर एक व्यक्ति पर जब मर्डर का केस होता है उसके लॉयर्स कई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्लाइंट अनसाउंड माइंड का था। तो अगर अनसाउंड माइंड का प्रूव हो गया तो उस केस में वो मर्डर माना नहीं जाएगा, बिकॉज मेंस रे इज मिसिंग होते हैं। तो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति अगर कोई एक्ट करे तो ट्रिफलिंग एक्ट माना जाएगा। अगर एक व्यक्ति को काफी शराब पिलाई गई और उसके मर्जी के खिलाफ कुछ एक्ट कराया गया तो अगेन उस केस में वो ट्रिफलिंग एक्ट माना जाएगा, वो उसके लिए लायबल नहीं है। वही बात आगे दी है। और उस व्यक्ति को अगर पता है कि शराब पीने से वो कुछ गलत एक्ट कर सकता है और उसने शराब उस केस में पी और उसमें एक्ट हो गया, तो ये साबित हुआ कि उसको ये किसी ने पिलाई थी, तो उस केस में उसका वो ऑफेंस मेंस रिया वाला माने नहीं जाएगा। जिन्होंने ये कंडक्ट किया था वो लायबल होंगे, ये व्यक्ति निर्दोष होगा। ये उन्होंने ट्रिफलिंग एक्ट में दिया। जो दिया फिफ्थ पॉइंट, पढ़ो ना फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है। वेयर एन एक्ट इज डन इज नॉट एन ऑफेंस unless it is done with mens rea. Any person doing the act in a state of intoxication must be dealt with as if he had not been intoxicated unless he was intoxicated against his will or knowledge. मतलब क्या, समझना मेरी बात को। एक व्यक्ति जो मैंने अभी ड्रिंक एंड ड्राइव का कहा था ना, एक व्यक्ति पब में गया, कोल्ड ड्रिंक पी के निकला, गाड़ी चला रहा था। अब उसे पता ही नहीं था कि उसके कोल्ड ड्रिंक में किसी ने कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया था जिससे उसको चक्कर आया। अब ये व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक पी के जब निकला, रास्ते में उसको चक्कर आ गया और चक्कर आके उसके हाथ से एक्सीडेंट हो गया, तो ये व्यक्ति का वो एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट माना जाएगा, बिकॉज उसको पता नहीं था। हाँ, वो कहता है इस केस में व्हेन एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस इट इज डन विद मेंस रिया, बट उसे पता है कि वो शराब पी रहा है और शराब पीकर फिर वो गाड़ी चला रहा है, तो उस केस में मेंस रिया माना जाएगा, वो इस एक्सेप्शन में आएगा नहीं। ये वो कहते हैं। क्लियर है बेटा लिसा? फिफ्थ पॉइंट, लिसा ओके। तो दोस्तों इंडियन पिनल कोड इज ओवर। लगभग 1 घंटा 45 मिनट हो गया। लास्ट 1 hour 45 minutes आई एम डिस्कसिंग विद यू नॉन स्टॉप एंड वी आर कंप्लीटेड विद इंडियन पिनल कोड।